नाजरीन, मैं गुलनाज परवीन न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश में आपका खैर मकदम करती हूँ। आज न्यूज़ मोमेंट के ऑफिस में नई तालीमी पॉलिसी पर एक बहस हुई, जिसमें रानीगंज गर्ल्स कॉलेज के उर्दू डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर फारूक आजम और सीनियर वकील नंद बिहारी यादव ने हिस्सा लिया। न्यूज़ मोमेंट की एंकर मिस रिया गुप्ता और संदला इंसरार ने इन लोगों को कंडक्ट किया, जो इस तरह है। आप सभी इसे देखिए और अपना अपना सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। I am Riya Gupta from News Moment English. And I am Samila Nisar from News Moment English. Today we are going to discuss about new Indian education policy. Sir, please introduce yourself. I am Nand Bihari Yadav, advocate. मैं डॉक्टर मोहम्मद फारूक आजम, असिस्टेंट प्रोफेसर, रानीगंज गर्ल्स कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। Sir, now we will start our question. Our first question is, what is new education policy? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, देखिए ज़माने का ये तकाजा है कि हर चीज़ में तब्दीली होनी चाहिए। वक्त के साथ, हालात के साथ हर चीज़ तब्दीली होती है। अगर देखा जाए तो पुराने वक्त से अभी के वक्त का हम अगर मुआवजा करें, 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले का अगर हम मुआवजा करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, तो बहुत कुछ तब्दील हो गया है, बहुत कुछ तब्दील हो गया है। तो जब बहुत कुछ तब्दील हुआ है तो वक्त के साथ साथ हमें तो ज़रूरी है कि एजुकेशन जो पॉलिसी हमारी है उसमें भी तब्दीली हो। सबसे पहले अगर हम एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो वो जो है 1968 की बात है। उसके बाद फिर दूसरी बार तब्दीली हुई 1986 में, जिसका इम्प्लीमेंट 1992 में किया गया। और तीसरी तब्दीली जिसको हम NAP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जान रहे हैं 2020 के नाम से हम जान रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 34 वर्षों के बाद ये तब्दीली हुई है। तब्दीली बिल्कुल लाजमी थी, ज़रूरी थी तब्दीली होना, क्योंकि 34 साल में बहुत कुछ तब्दील हो गया है। न्यू टेक्नोलॉजी, अब ये जो दौर है ये जो है ग्लोबलाइजेशन का दौर है, न्यू टेक्नोलॉजी का दौर है। पहले के जो बच्चे थे, अब के जो बच्चे हैं, इसमें फ़र्क है। पहले के जो स्टूडेंट्स थे, अब के स्टूडेंट्स जो हैं, उनमें फ़र्क है। अब तो बच्चा मोबाइल और लैपटॉप के साथ ही पैदा होता है ना। तो जब ये तब्दीली हमारे यहाँ है तो फिर एजुकेशन में तब्दीली क्यों ना हो? बिल्कुल हो, एजुकेशन की पॉलिसी में तब्दीली होनी चाहिए। तो नई एजुकेशन पॉलिसी जो है, नई तालीमी पॉलिसी जो है, मौजूदा गवर्नमेंट ने जो है उसके कैबिनेट में जो मंजूरी दी है जो है 2020 में, तो इसी नई तालीमी पॉलिसी को हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानते हैं। यही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। Why is it needed? Is the process of what is new education policy? The new education policy has been approved by the government of India, and this government is led by Narendra Modi. The policy of the education, firstly we have to understand that what is policy, नीति क्या है शिक्षा की, ये हमें जानना पड़ेगा। अभी प्रोफेसर साहब ने जो कहा ये बात, तो मैं प्रोफेसर साहब से थोड़ा मतांतर होता हूँ कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू एजुकेशन, द आर्टिकल 21A has been provided for the right to education under the Constitution of India for our nation. And education is
it for that will be implemented by the state government, the federal structure, as our government is a union government. हमारा देश एक संघीय ढांचा है। हमारा देश का जो संविधान में जो भारत देश है एक फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें कई राज्य होते हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, हमारे भारत के संविधान में शिक्षा जो है राज्यों का अधिकार दिया गया। तो बिना राज्य सरकार के अनुमति के और सहमति के देश में कोई भी शिक्षा नीति लागू नहीं हो सकती। एक बहुत महत्वपूर्ण है, आपने जो शिक्षा नीति के बारे में पूछा है, मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा अपना व्यू है कि यह शिक्षा नीति जो है पूरी तरह से भारत के संविधान के विरुद्ध है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए कि एक चीज संविधान के मुताबिक जो है शिक्षा और स्वास्थ्य जो राज्य सरकार को दिए गए हैं, और ये शिक्षा और स्वास्थ्य, विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, ये तीनों जो सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, ये मुफ्त हर नागरिक को मिलना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए सदर अस्पताल है, शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, बनाए गए हैं। थोड़ा सा इसमें आपको समझना होगा। लेकिन जो वर्तमान शिक्षा नीति जो है भारत में, जब हमारा एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जब देश का सिटीजनशिप सिंगल है, आर्टिकल 9 में हमारे देश में नागरिकता जो है भारत का समस्त, हम कहीं भी आप सिटीजनशिप लिखते हैं आपके कोई फॉर्म में, कहीं आप सिटीजन ऑफ इंडिया लिखते हैं, नॉट सिटीजन ऑफ बंगाल, नॉट सिटीजन ऑफ बिहार, ऐसा तो लिखते नहीं है। आप नागरिकता में भारतीय लिखते हैं। तो प्रत्येक भारतीयों को शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सेवाएं जो है सरकार की जिम्मेदारी है कि वो मुफ्त दे। तो पॉलिसी जो है प्रत्येक नागरिक के लिए समान होना चाहिए। तो ये दुर्भाग्य है कि देश की आजादी के इतने समय, लंबे समय तक भी हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं हुआ। और अभी जो 2020 में जो शिक्षा नीति लाई गई है, जो शिक्षा पॉलिसी जो भारत सरकार बनाई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी की सरकार, यह पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है, देश के गरीब जन विरोधी यह शिक्षा नीति है। इसलिए कि शिक्षा को पूरी तरह से वो निजीकरण कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन, जो पूरी तरह से भारत के गणतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, राइट टू एजुकेशन पर वायलेशन है। कैसे हमारा अधिकार है? आप एक उदाहरण से देखें। आज तक था कि एक गरीब रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, दूध बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, मजदूर का बेटा, बेटियां IAS, PCS, जज, बैरिस्टर, वकील सब बनती थी, इसलिए कि स्कूल कॉलेज की व्यवस्था सरकार करती थी। नई शिक्षा नीति में आप उसको देखें, बढ़िया से स्टडी करें। नई शिक्षा नीति जो सरकार की है कि सारे शिक्षण संस्थानों का निजीकरण होगा, सारे निजी हाथों में चला जाएगा। अब उसमें क्या है कि जो सारे शिक्षण संस्थान निजी हाथों में चले जाएंगे तो निजी जो पूंजीपति है वो हर एक, वो शिक्षा अब नहीं रह गया, वो शिक्षा पूरी तरह से व्यवसाय हो गया। कोई भी आदमी जब ठेकेदारी प्रथा में जाता है तो लाभ और हानि के एजेंडे पर काम करता है, वो सेवा के एजेंडे पर काम नहीं करता। तो जब लाभ हानि शिक्षा में आ गया तो फिर कैरियर की कोई बात नहीं। और विज्ञान और तकनीकी की जहां तक बात है, डेवलपमेंट का, ये तो साइंस है, साइंस प्रतिदिन बढ़ता है। जिस तरह हम सुबह उठते हैं दिन की गति बढ़ता है, विज्ञान तकनीकी इसी तरह चलता है। तो आज की जो शिक्षा प्रणाली है, अब कोई गरीब का बेटा जिस तरह हो गया कि अब MBBS अगर करने जा रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, लॉ की पढ़ाई है, इतनी महंगी हो जाएगी। अभी 50-50 लाख रुपया डॉक्टर साहब खुद PhD किए हुए हैं कि अब 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपया डोनेशन लग रहे हैं एडमिशन के, पढ़ाई के लिए, नौकरी छोड़िए। तो कहां से गरीब दे सकेगा? मैं इस शिक्षा नीति का पूरी तरह से विरोध करता हूं। भारत के गणतंत्र और संविधान विरोधी यह शिक्षा नीति है। एक मेरा सजेशन है, आपने जब शिक्षा नीति पर आवाज उठाया है, ये बहुत पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे बहुत बड़े सोशलिस्ट, वेटरन सोशलिस्ट लीडर
जिन्होंने कहा था कि भारत के समाज व्यवस्था में जब तक से एक शिक्षा प्रणाली नहीं लागू होगा जिसमें किसान का बेटा और राष्ट्रपति का बेटा जब एक ही पाठ्यक्रम पढ़ेगा तभी देश में जाकर के देश तरक्की करेगा, हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और प्रतिभा और मेरिट की तभी पहचान है। लेकिन आज यह पूरी तरह से ध्वस्त हो जा रही है। ये अमीरों की शिक्षा पॉलिसी है, अमीरों के लिए है, गरीब के लिए नहीं है। गरीब अब आने वाले समय में शिक्षा से वंचित रह जाएगा और ये सरकार की एक बहुत बड़ी सोची समझी गहरी साजिश है, जिसमें खासकर जो समाज का जो 85% जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी क्लास के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा से वंचित रखने का और अमीरों का शिक्षा बनाने का ये पॉलिसी, ये मेरा अपना है। सर बट अभी भी तो एजुकेशन सिस्टम जो है अभी भी तो IITs रहेंगी, तो अभी भी तो गरीब पढ़ेंगे, स्कॉलरशिप लेगा ही, अभी भी तो एक नेशनल एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। आप जो क्वेश्चन किए, आपने गवर्नमेंट जो पॉलिसी एजुकेशन, मैंने एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया, जो नीति, तो नीति सरकार जब निजी हो जाएगा तो गरीब के बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? आप बताओ, गरीब के बच्चों का एडमिशन कहाँ होगा? आज इसी शहर में, जिस शहर में हम हैं, मेरे पास, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, एक पॉलिटिकल व्यक्ति भी हूँ, हमारे पास प्रत्येक साल 50-100 बच्चों का एडमिशन के लिए आता है। गरीब बच्चों को गुपचुप बेचता है, ठेला चलाता है, दूध बेचता है, सभी बेचने वाले, उनके बेटे बेटियों का एडमिशन नहीं होता शहर में। 2-3 स्कूल है वहाँ, चाहे हिंदू हो चाहे उर्दू स्कूल हो, नहीं हो पाता एडमिशन। नहीं होने से बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, बेटियां शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। जिस देश में यह शिक्षा का बुरा हाल है तो उस देश में ये होना ही नहीं चाहिए। देश में 1989 में जो इन द ईयर ऑफ 1989 एक गवर्नमेंट बनी थी भारत में, लेट विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री जब हुए थे, भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने देश में शिक्षा नीति में बदलाव लाने का प्रयास किया, लेकिन उसको सरकार को करने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा था कि देश में एक सिंगल शिक्षा पॉलिसी होगी, त्रिभाषा फॉर्मूला होगा, जिसमें राष्ट्र की भाषा, जो केंद्र की भाषा है हिंदी, और प्रत्येक राज्य की भाषा रहेगी और इंग्लिश रहेगा। 2 भाषा कंपल्सरी रहेगा, एक राज्य की भाषा रहेगी। और पाठ्यक्रम जो होगा वो केवल देश में एक ही होगा, ना CBSE बोर्ड होगा, ना ICSE बोर्ड होगा, ना राज्य का बोर्ड होगा। जो होगा एक बोर्ड होगा, केवल परिचालन ऑपरेटिंग उसको राज्य सरकार से। तो ये सरकार, ये जो नीति है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है, शिक्षा पॉलिसी जो है, वो भारत के जनतंत्र की विरोधी है, संविधान की विरोधी है। ये मेरा Question is why it is needed? Is it the process of saffronization? This Indian policy is needed. Why? क्वेश्चन है अभी Why this policy is needed? Is this the process of saffronization? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा, जब आपने ये कहा कि नई तालीमी पॉलिसी क्या है, तो मैंने कहा कि ये वक्त की ज़रूरत है, हालात का तकाजा है, वक्त की ज़रूरत है, ज़माना तब्दील हो रहा है, वक्त तब्दील हो रहा है तेजी के साथ, तो एजुकेशन पॉलिसी में भी तब्दीली आनी चाहिए। तब्दीली आई है किसी भी, देखिए ये एक पॉलिसी है, पॉलिसी माने एक फ्रेम, कोई लॉ नहीं है, ये एक पॉलिसी है, एक फ्रेम बना है, एक फ्रेम है, उसके तहत इसको सोच विचार करना है, काम करना है, उसको इसको इम्प्लीमेंट करना है, बाकी है। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि इसको इम्प्लीमेंट करने में कम से कम 2030 या 40 तक वक्त लगेगा। 2030 या 40 कहते हैं ना, गालिब ने कहा था कि कौन जीता है कि जुल्फ की सर होने पर। तो 30 या 40 तक जो हदफ है, जो निशाना है हमारा, जो हमारा एक ये एक है कि हमको पूरा करना है ना, 30 या 40 तक, तो इसमें बहुत वक्त है, बहुत वक्त है। देखिए, पॉलिसी का आना, नीति का आना, ये अच्छी बात है, वक्त के साथ ये बदलना चाहिए, लेकिन ये लॉ नहीं है, कोई लॉ नहीं है, ये कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई लॉ नहीं है कि इसको हमको जो है, अगर हम इसको अपने ड्रॉ में भी डाल देते हैं 10 साल तक, 20 साल तक, तो कोई इस पर कोई दबाव नहीं बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट कोई भी जो है इस पर दबाव नहीं बना सकता कि आपने इसका इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाएगा ना, इस तरह से। तो ये पॉलिसी एक फ्रेम है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब ये पॉलिसी जो है, जिसको हम निप के नाम से जानते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसकी शुरुआत कब हुई थी?
वो जो स्मृति ईरानी जब एजुकेशन मिनिस्टर थी उसी वक्त में जो है मांगा गया, तब्दीली की बात की गई और फिर आहिस्ता 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 जो है काफ़ी वक्त लगे इसको। 2015, 16, 17 में जो है ये आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ा और कहा जाता है कि आखिर वक्त में जो है जब ये करीब करीब फ्रेम इसका तैयार हो गया तो कई लोगों कई जो है भारत के नागरिकों से राय ली गई इसके ताल्लुक से। तो बहुत सारे जो मशवरे, बहुत सारी राय जो है आई इस ताल्लुक से, लेकिन वो जो राय है लोगों की इस एजुकेशन पॉलिसी के ताल्लुक से, उस राय का क्या हुआ, उस राय में क्या है, ये पब्लिक नहीं जान पाती है, वो आवाम नहीं जान पाती है। या खुद ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, कहा जाता है कि ये खुद जो इनकी वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वहां पे भी ये मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि जो मीडिया के हाथ में जो पहुंचा है तो वो कहते हैं कि जाडी दृष्टि के जरिए हम तक पहुंचा है, यानी जो असल डॉक्यूमेंट्स है उसको छुपाने की कोशिश की गई है। लेकिन चलिए ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, हम जब उसका मुताला करते हैं, जब उसका स्टडी करते हैं, तो मैं कहता हूं कि मैं इस जो है नई तालीमी पॉलिसी का तहे दिल से खैरमकदम करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। सर क्यों करता हूँ? हम लोग का क्वेश्चन था कि जरूरत तो है, जरूरत क्यों बढ़ा, और दूसरा क्वेश्चन था उसके साथ साथ कि क्या ये भगवाकरण की कोशिश है? मैं आ रहा बात मैं वहीं पे आ रहा हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी तालीमी पॉलिसी को या न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हमें देखिए, हर सिक्के का दो रुख होता है, हर एक सिक्के का दो रुख है। हम सिर्फ एक ही रुख को क्यों देखें? इस नई तालीमी पॉलिसी में खूबियां भी हैं और खामियां भी। डर है, आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, जिस सेकुलरिज्म की तरफ इशारा कर रहे हैं, हमें डर है। लेकिन फिर भी मैं इस नई तालीमी पॉलिसी का खैरमकदम करता हूं, इसलिए कि जो चेंजेस उन्होंने दिखाए हैं, जो चेंजेस उन्होंने किए हैं, और यहाँ तक कि वो ये कह रहे हैं कि 1.7 से हम डायरेक्ट जो है 6% जीडीपी का 6% जो है हम एजुकेशन में खर्च करेंगे। अगर 6% पहले ये 6% खर्च तो हो, ये जो पॉलिसी है इम्प्लीमेंट तो हो, जो इनका हदफ जो टारगेट है वो पूरा तो हो। जिस तरह की पॉलिसी इन्होंने बनाई है उसमें एक ह्यूज अमाउंट की जरूरत है, ह्यूज बजट की जरूरत है। इंडिया हमारा देश अभी एजुकेशन में इस मकाम पर नहीं है। आप जहां 5 साल में जहां 4+ या 5 इयर्स में जो है ना बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, ये इस गवर्नमेंट ने 3 साल में ही जिम्मेदारी ले ली है। आप समझ रहे हैं, 3 साल में जिम्मेदारी ले ली है। जहां पे मिड डे मील का मामला था, वहां ये ब्रेकफास्ट का भी जो है ये जिम्मेदारी ली है। तो बहुत इसके अलावा जो है कई तरह के इंस्टीट्यूशन बनाने की बात की गई है। सब कुछ ये जो है मैं कह रहा हूँ कि इसमें खूबियां हैं। अगर सही तौर पर ये इम्प्लीमेंट किया जाए तो हिंदुस्तान बहुत आगे जाएगा, हिंदुस्तान बहुत आगे जाएगा। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, ये जो सरकार है, इसके दांत जो है हाथी के जो है वो दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। हमें आप जिसकी तरफ इशारा कर रही हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात की हिमायत करता हूँ। बिल्कुल डर है इस बात का। आने वाले वक्त में इसका जो है भगवाकरण हो सकता है, इसका भगवाकरण बिल्कुल हो सकता है। ये जो सिलेबस बनेगा, अभी तो सिलेबस बनेगा, ये जो न्यू तालीमी पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके लिए सिलेबस बनाना होगा, तो सिलेबस में चेंजेस आएंगे। इसके अलावा वो एक जगह आप देखिएगा, उन्होंने कहा कि क्रिटिकल थिंकिंग, व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग? आप जेएनयू क्यों ले लीजिए, क्या वहाँ जो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, लेकिन आप वहाँ डराते हो, आप वहाँ पे डराते हो। एक जगह पे आप क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हो और एक जगह उसी जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस अदारे में क्रिटिकल थिंकिंग जो है डेवलप कर रहा है, आप उसको डराते हो, उसको धमकाते हो, वहाँ पे एक्शन लेते हो। क्या आपकी जो पॉलिसी है दो रुखी है, आप कहते कुछ और हो, करते कुछ और। नो डाउट, ये मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ईमानदारी से, मेहनत से, और जिस ईमानदारी से ये पॉलिसी बनाई गई है, उसी ईमानदारी से और मेहनत से अगर इसका इम्प्लीमेंट कर दिया जाए 100%, तो ये हिंदुस्तान एजुकेशन के लेवल पे, स्तर पे बहुत आगे जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। इस गवर्नमेंट से हम ये उम्मीद नहीं रखते हैं। बिल्कुल आने वाले वक्त में इसका जो है भगवाकरण वो होगा। आप देख लीजिए, चाहे वो संस्कृत को बढ़ावा देना, एक
भाषा हिंदी है उसको बढ़ावा देना। अब जैसे एक छोटी सी मिसाल देते हैं कि अभी हाल ही में देखिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपोज किया, उन्होंने कहा कि हम जो 2 जबान है बस हम वही रखेंगे, एक स्टेट लैंग्वेज हमारा जो है तमिल और दूसरा जो हमारा इंग्लिश है नेशनल वो हम रखेंगे। अगर हर स्टेट इसी को फॉलो करे, मेरा ताल्लुक उर्दू ज़बान से है, मैं उर्दू का प्रोफेसर हूँ, मैं उर्दू मीडियम के जरिए पढ़ कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर बंगाल कहे कि मैं मेरी स्टेट लैंग्वेज जो है, स्टेट की जो लैंग्वेज है वो बंगला है, हर स्कूल में बंगला पढ़ना होगा, क्लास में आप सेकेंडरी से की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ से बंगला पढ़ना होगा और एक इंग्लिश पढ़ना होगा। उर्दू कहाँ गई? उर्दू वालों को जो नौकरी मिल रही है वो कहाँ गई? उर्दू कहाँ पढ़ेंगे बच्चे? उनका क्या होगा? इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि उर्दू किसी भी स्टेट की लैंग्वेज नहीं है, ज़बान नहीं है पर्टिकुलर। भाई पंजाब में पंजाबी है, बंगाल में बंगाली है, बिहार यूपी में हिंदी है, गुजरात में गुजराती है ना। इस तरह से हर स्टेट की अपनी अपनी ज़बान है, लेकिन उर्दू की तो कोई रियासत नहीं है ना, कोई मखसूस कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं है इसके, उर्दू का क्या होगा? तो यहाँ पर इसका भी खतरा है। और दूसरी बात कि अभी जो इन्होंने कहा सही कहा, बिल्कुल तालीम जो है वो एक कॉन्क्रीट, यानी कि स्टेट और सेंटर दोनों को लेकर चलना है, दोनों के तालमेल से जो है ये फरोग पाती है। तो ऐसी बात नहीं है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल का रोल होगा, और स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि अपनी बात में, अपनी पॉलिसी में उन्होंने कहा है कि इसमें स्टेट को, रियासत को पूरा योगदान देना होगा, है ना, पूरा ताउन करना होगा। ऐसा नहीं है। अब रहा सवाल के इसके बावजूद भी ये खदशा, ये खौफ, ये डर है कि आने वाले वक्त में तालीम का भगवाकरण हो सकता है। Thank you, sir. Sir, same question. Why is it needed? Is it the process of saffronization? देखिए, मैंने पहले भी कहा, देखिए जो वर्तमान सरकार, हम कोई भी चीज़, ये हमारी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझे, सर कम शब्दों में ही आपको बताएंगे। इस मकान का दिशा है, इधर से आना दरवाज़ा है, जो इस घर का जो कंस्टिट्यूशन है, एक फॉर्म है, हमको उसको फॉलो करके ही इस घर में हम रुक सकते हैं, रह सकते हैं। जो ये वर्तमान सरकार है, ये सरकार पूरी तरह से एक एजेंडे पर काम कर रही है। इस सरकार को अगर 2014 से आप फॉलो अगर करते हैं तो इंटेलेक्चुअल क्लास है, ये सरकार का केवल एक ही एजेंडा है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना। भारत में जो 130 करोड़ जनता है, उसके अधिकारों से उसको मुक्त करना। इसी एजेंडे पर ये सरकार काम कर रही है। ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेड बाय नरेंद्र मोदी, इस सरकार फ्रंट में है, लेकिन इसके पीछे नागपुर आरएसएस का मुख्यालय का जो संघ संचालक है मोहन भागवत, वो पूरा इसका जो दिशा निर्देश जो है वो जारी करता है कि कहाँ क्या करना है। जो लोग समझदार हैं इसको समझ रहे हैं। आप एक बात बताइए, अभी बहुत से जगह, अभी हाल ही में लॉकडाउन के पीरियड में सरकार ने ये जो भी सरकार फैसला लेती है उसमें इसका 3 चीज रखती है। माइनॉरिटी क्लास को कैसे उसको हरास किया जाए, इसका ये पहला होता है। दूसरा जो है, जो सो कॉल्ड रिलीजन मैंने तथाकथित धर्म, जिसको हिंदू कहते हैं, मैं तो हिंदू मानता नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं है। तो जो सो कॉल्ड रिलीजन हिंदू है, इसको कैसे हम बढ़ावा दें, ये इसका 2 एजेंडा होता है। तो इस एजेंडे को भी लेकर चलती है। और तो इसके लिए इसको चाहिए क्या कि जनता को गुमराह करने के लिए एक नारा देती है, राष्ट्रवाद। जैसे हम आपको सूर्य कुछ प्रकाश दिखाए, चमत्कार लाइट दिखाए, तो आप उसमें फंस जाते हैं, जनता जो फंस जाती है राष्ट्रवाद के नारा में। लेकिन राष्ट्रवाद में जो पूरी तरह से भारत के राष्ट्र के नुकसान करने की इनकी छुपी हुई मंशा है। तो ये जो शिक्षा प्रणाली में जो है, ये तरह तरह भी हाल में सीबीएसई बोर्ड के कई पाठ्यक्रम में इन्होंने भारी बदलाव कर दिया। उसमें जो कुछ
सेकुलरिज्म के या बड़े बड़े जो राष्ट्रभक्त थे, जो बड़े बड़े जो इतिहास पुरुष थे, उनका पाठ्यक्रम से नाम हटाया गया। इन बच्चों को पढ़ने की जरूरत है, तो भाई वही क्यों हटाया गया? जैसे एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, एक गुजरात के एक पाठ्यक्रम में ये, जैसा कि मैंने सोशल मीडिया में देखा, अखबारों में भी आया कि महाराणा प्रताप और अकबर के जो लड़ाई हुई थी 15 से कितना 27 शायद, मुझे सही डेट याद नहीं आ रहा है, जो पानीपत की लड़ाई जिसको कही जाती थी, जिस लड़ाई में हम लोगों ने इतिहास पढ़ा है इंडियन हिस्ट्री में कि महाराणा प्रताप अकबर से युद्ध करने के बाद हार कर जंगल चले गए, घास की रोटी खाए, कभी सर नहीं झुकाए, लेकिन वो फिर युद्ध में, फिर अंतिम युद्ध में उनका चेतक घोड़ा था, वो मारे गए, डिफीट हो गए। अकबर का सेनापति मान सिंह था। अब ये तमाम चीज, अब इसी इतिहास को बदला जा रहा है कि नहीं, महाराणा प्रताप ऐसे नहीं किए, महाराणा प्रताप अकबर को हरा दिए। एक इतिहास पलटा जा रहा है, माने कि नहीं, हम अपने बच्चों को हारने की शिक्षा नहीं देंगे, हम अपने बच्चों को जीतने की शिक्षा देंगे। माने एक सच्चाई को छुपाकर। तो ये पॉलिसी पे सैक्रिफाइजेशन कैसे हो रहा है, इंडियन पॉलिसी पे? नहीं, मैं उसी बात को बता रहा हूँ कि ये पॉलिसी के, ये जो नई शिक्षा नीति इनकी है, उसके पीछे सारे एजेंडे छुपे हुए हैं। देश में आप ये जानो, इनकी जो एजुकेशन पॉलिसी है, मैं तो चाहता हूँ तो खुलकर इस पर डिबेट, ये आधे घंटे में डिबेट नहीं होगा। मैंने पहले कहा कि आज आप बताओ, अंडर डेवलप्ड कंट्री है भारत, एक अर्ध विकसित देश है, विकास की ओर देश है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। जिस देश में 12 करोड़ बेरोजगार हो, जिस देश की जनसंख्या 12 करोड़ अभी हमारी बेरोजगारी है, इसमें 2 देश बन सकता है, वह देश कभी विकसित नहीं। उसमें शिक्षा पॉलिसी पर बात करते हैं। यहाँ लोग सुबह उठते हैं जिस देश में, और शाम तक रोटी चावल दाल और इसकी व्यवस्था में जिनका दिनचर्या गुजर जाता है, उनको आप शिक्षित बनाना, ये सरकार का जिम्मेवारी। और वो पॉलिसी बदल रहे हैं, ये सरकारी स्कूल नहीं चला पा रहे हैं, जिस स्कूलों में मिड डे मील भोजन नहीं दे रहे हैं, उसको नहीं ठीक कर पा रहे हैं। और दिल्ली में बैठ करके इनकी जो शिक्षा पॉलिसी है, मैं केवल एक शब्दों में कहता हूँ, ये पूरे शिक्षा प्रणाली को ये भगवाकरण करके, भारत के संविधान को खत्म करके, शिक्षा के अधिकार को खत्म करके, देश के जो दलित पिछड़े लोग हैं उनको शिक्षा से वंचित करने का इनका एक बहुत बड़ा ये सुनियोजित साजिश है इस शिक्षा प्रणाली में। और वो चाहते हैं कि देश का जो मेजॉरिटी क्लास है, जो बहुसंख्यक समाज है, वो शिक्षित न हो। और जब शिक्षित नहीं रहेगा तो कांवड़ लेकर के जल डालने जाएगा, शिक्षित नहीं रहेगा तो मंदिर में जाकर दान पेटी में दान डालेगा, शिक्षित नहीं रहेगा तो दंगा करेगा। तो ये इनका यही एजेंडा है, यही इनकी शिक्षा पॉलिसी है। हमारी बातें थोड़ी दूसरे लहजे में लग रही है, लेकिन मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला हूँ। मैं सीधी बात जानता हूँ, अगर देश में शिक्षित करना है तो लोहिया जी के विचारधारा को लाना होगा, जयप्रकाश नारायण के विचारधारा को लाना होगा, काका कालेलकर के विचारधारा को लाना होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारधारा को लाना होगा, तभी यह भारत का शिक्षा उन्नतशील शिक्षा होगा। जिसका एक उदाहरण मैं बताता हूं आपको सुनने में अजीब लग सकता है। भारत का पहला नेता थे जो अम्बेडकर की सोच को, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की समाजवादी सोच को, माननीय लालू प्रसाद यादव बिहार में 1990 में शिक्षा प्रणाली को लागू किया था। ये सुन करके आप आश्चर्य होगा, नहीं जानते, ये इतिहास नहीं बताया जाता है। लालू यादव आज जेल में रहते हुए, आज जुडिशियल कस्टडी में रहते हुए करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। उसकी मूल अवधारणा क्या है लोग नहीं समझते हैं। वो पहला व्यक्ति है जो पहली बार सीएम बने, तो डोम, मुसहर, चमार, खटिक, जुल्हा, ये तमाम समाज के बच्चों के गांव में, हर 1500 के गांव में 2-2 स्कूल उन्होंने खुलवाया शिक्षित करने के लिए। अम्बेडकर जी का ये सपना था। लालू प्रसाद पहला इस देश का नेता थे जो पूरे बिहार जैसे सूबे में लोहिया और अम्बेडकर जी के सपने को साकार करने के लिए जो गाय भैंस चराने वाले, भेड़ चकरी चराने वाले, बकरी चराने वाले बच्चों को जो चरवाही करते थे, उनके लिए चरवाहा विद्यालय खोला, जिसका मजाक उड़ाया गया इस देश में।
वहाँ शिक्षक की व्यवस्था की गई, वहाँ उनको मिड डे मील भोजन की व्यवस्था की गई। जब तक मूलभूत संरचना में सुधार नहीं होगा तब तक जो है ये शिक्षा पॉलिसी किसके लिए है? ये अमीर वर्गों के लिए, शहरों में रहने के लिए। ये शहरीकरण, शहर में जो रहते हैं उनके लिए है, तीनों पे टर्म है। लेकिन हमारी देश आज भी भारत की आत्मा गांव में बसती है। देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ आज भी 70% आबादी आज भी गांव में रहती है। हमें भारत के गांव की ओर देखना होगा। जब हमारा गांव का शिक्षा प्रणाली उन्नत होगा तभी हमारा भारत का शिक्षा प्रणाली होगा, तभी हम हमारा देश विकसित होगा। इसलिए ये जो शिक्षा प्रणाली है पूरी तरह से आरएसएस के एजेंडे का अधीन है और ये शिक्षा प्रणाली देश में कहीं भी लागू नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकारें वहाँ लागू होगी। बगल का एक पड़ोसी राज्य आपका झारखंड है जिसने साफ कह दिया है कि मैं अपने राज्य में केंद्र की शिक्षा नीति को लागू नहीं होने दूंगा। Thank you, sir, for joining with us and sharing your views to our viewers.